हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो आज हम लोग लेक्चर 43 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में जहाँ पे एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कुछ सवाल थे जो सॉल्व करने थे, तो एक एक करके करते हैं। ये गेट IN 2022 का है। वैसे तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली सॉल्व होगा, करना चाहिए क्योंकि डायोड आ गया तो। लेकिन डायोड का अगर आपको बेसिस आता है तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं वही प्रूफ करवाना चाहता हूँ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं ही सॉल्व करवा रहा हूँ। आप बस देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सर्किट है जो नीचे दिखा है, कैपेसिटेंस C0 का वैल्यू बोल दिया, L0 का वैल्यू बोल दिया, डायोड आइडियल बोल दिया। आइडियल का मतलब क्या होता है कि डायोड का तुम अगर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करोगे, अगर डायोड आइडियल होता है तो जब वोल्टेज नेगेटिव होता है करंट जीरो जाता है उसके थ्रू, और जब वोल्टेज थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो गया तो करंट, कुछ भी करंट हो सकता है, मतलब बेसिकली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है वो। डायोड एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो गया। इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। जब भी मेरा एनोड वोल्टेज थोड़ा सा भी कैथोड से थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो डायोड ऑन हो जाता है, तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूँ। और अगर मेरा एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से कम होता है तो डायोड को मैं ओपन सर्किट से रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। बस एक स्विच की तरह है, लेकिन ये एक प्रोग्रामेबल स्विच है। ये वाला स्विच तो मैं इसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ किसी एक इंस्टेंट पे, लेकिन ये वाला स्विच वोल्टेज डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा समझ लो, समझ गए। फिर क्या बोल रहे, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू 10 वोल्ट। कैपेसिटर में इनिशियली 10 वोल्ट का चार्ज है, इनिशियल वोल्टेज 10 है, एंड द करंट इन द इंडक्टर इनिशियली जीरो, इसके थ्रू इनिशियली करंट जीरो है। इफ द स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू जीरो, द वोल्टेज VC ऑफ t अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0.5 सेकंड्स वुड बी। तो t इक्वल टू 0.5 सेकंड के बाद क्या होगा, मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज वो पूछ रहा है। तो इसके लिए एक तुम t<0 के लिए पहले सर्किट को ड्रॉ करो। t<0 के लिए अगर मैं सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये तो ओपन था, इसके क्रॉस में 10 वोल्ट था, राइट। 10 वोल्ट बोला है तो 10 वोल्ट ही रहेगा ये बेसिकली, क्योंकि स्विच ओपन है। इधर डायोड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ओपन है, राइट। तो करंट तो इधर से जीरो आ रहा है, तो करंट जीरो आ रहा है, इंडक्टर के थ्रू भी करंट जीरो ही होगा, क्योंकि ये डायोड के थ्रू करंट जीरो है, तो ये काइंड ऑफ एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो अगर जीरो है तो ये करंट भी जीरो होगा, तो इंडक्टर का इनिशियल करंट जीरो होगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज भी 10 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को VC 0 माइनस का वैल्यू आ गया 10, और IL ऑफ 0 माइनस का वैल्यू आ गया 0 एम्पीयर, ठीक है। तो इंडक्टर का कोई इनिशियल करंट नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। एक ही सोर्स है यहाँ, सिर्फ एक ही सोर्स है, कैपेसिटर। अब क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 0 पे जब सर्किट क्लोज हो गया, अब सर्किट क्लोज हो गया, ये मेरा डायोड है, ये मेरा इंडक्टर है, ठीक है, ये मेरा 10 वोल्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये इंडक्टर अपने करंट को मेंटेन करना चाहेगा, सेम करंट को रखना चाहेगा। अगर ये सेम करंट को रखना चाहेगा तो यहाँ से जीरो करंट फ्लो होगा, राइट। करंट को सडनली चेंज नहीं करना चाहेगा, तो यहाँ से जीरो करंट, यहाँ से भी जीरो करंट फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी सडनली चेंज नहीं होगा। इस अगर मैं इसको ग्राउंड मान लूँ तो इस नोड पे मेरा वोल्टेज 10 वोल्ट है। अब इंडक्टर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जीरो एम्पीयर करंट ही फ्लो हो रहा है, तो मैं इंडक्टर को एज ए शॉर्ट सर्किट मान सकता हूं, राइट। शॉर्ट सर्किट मान सकता हूं, नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूं, राइट। क्योंकि ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, तुम अगर मान लो ये करंट जीरो जा रहा है, अगर ये करंट जीरो जा रहा है तो इसके थ्रू करंट सडनली चेंज नहीं हुआ, तो इसका वोल्टेज भी सडनली चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट जीरो जा रहा है, राइट। अब एक सेकंड के लिए तुम डायोड को मान लो कि डायोड तुम्हारा ओपन सर्किट है। एक सेकंड के लिए मान लो डायोड तुम्हारा ओपन सर्किट है, मान लो। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे। मान लो कि डायोड तुम्हारा ओपन सर्किट है, डायोड के थ्रू करंट नहीं जा रहा। करंट कब जाएगा, जब तुम्हारा जो एनोड वोल्टेज है दैट विल बी ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज, जो मैंने यहाँ पे बताया, राइट। तो इस नोड का वोल्टेज निकालना है। अगर जीरो करंट जा रहा है तो इस मतलब ये ओपन सर्किट, तो इधर से करंट चेंज नहीं हो रहा, जीरो। तो अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज जीरो होता है। DIL/dt जीरो, तो वोल्टेज भी जीरो। तो इस नोड पे तुम्हारा वोल्टेज जीरो आ गया, इस नोड पे 10, तुम्हारा VA ग्रेटर देन VK हो गया। तो तुम्हारा जो इनिशियल एजम्पशन था कि डायोड तुम्हारा ऑफ रहेगा, वो गलत है, क्योंकि डायोड में एनोड पे कैथोड वोल्टेज तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, तो डायोड तुम्हारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से पढ़ोगे, लेकिन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं साफ साफ एज्यूम कर ले, तुम मान लो, तुम एक एज्यूम कर लो कि तुम्हारा डायोड ओपन सर्किट है।
ओपन सर्किट का मतलब क्या है, कैथोड वोल्टेज ज्यादा होगा एनोड वोल्टेज से। अगर वो केस होगा तो इसका मतलब तुम्हारा जो यहाँ का करंट जीरो रहेगा। अगर ये करंट जीरो ही रहेगा तो यहाँ पे कोई करंट का चेंज नहीं होगा, तो इसका वोल्टेज जीरो होगा। तो इस नोड पे वोल्टेज जीरो, इस नोड पे वोल्टेज 10, तो तुम्हारा वी ए के 10 हो जाएगा। तो सर्टेनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये पॉजिटिव हो गया या वी ए ग्रेटर देन वी के हो गया, तो तुम्हारा जो इनिशियल एजम्पशन था वो गलत था। तुमको साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा एनोड वोल्टेज कैथोड से ज्यादा है, तो एजम्पशन अगर गलत है तो फिर शॉर्ट सर्किट मान लो ना, शॉर्ट सर्किट मान लो। अब अगर तुम इसको शॉर्ट सर्किट मानते हो, तुमको ये प्रूफ करवाना पड़ेगा कि करंट कुछ पॉजिटिव फ्लो हो रहा है। और जो होगा, अगर तुम इसको मान लेते हो कि ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, मतलब डायोड ऑन है। अगर डायोड ऑन है मेरे कैपेसिटर के क्रॉस में, एक्चुअली ये सप्लाई नहीं है, ये कैपेसिटर में वोल्टेज 10 है, ठीक है, तो तुम्हारा इसका कैपेसिटर का वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसा होगा, बड़ा आसान है, नॉन जीरो वोल्टेज है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा, वीसी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 10, नॉन जीरो है तो कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी, क्योंकि प्लस 10 यू ऑफ माइनस टी होगा, क्योंकि जीरो के पहले तुम 10 था हमेशा, राइट। तो ये होगा वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अब तुम आराम से क्या कर सकते हो, ये वोल्टेज का एक्सप्रेशन एक्चुअली में ये कैपेसिटर का वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज का एक्सप्रेशन कुछ और होगा, राइट। एक सेकंड के लिए अभी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए लिखते हैं, ठीक है, टी ग्रेटर देन जीरो। तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर मैं डायोड को शॉर्ट सर्किट मानता हूँ। और अगर ये सेम वैल्यू तुम्हारा इंडक्टर वोल्टेज भी है, तुम आराम से करंट भी निकाल सकते हो, वैसे यहां से निकाल सकते हो और तुम वैसे भी निकाल सकते हो। वैसे कैसे निकालोगे, तुम्हारा इंडक्टर का इनिशियल करंट क्या है, जीरो है, तो इधर इंडक्टर का इनिशियल करंट तुम्हारा जीरो है, तो इधर तुम्हारा क्या हो सकता है, इधर तुम्हारा साइन हो सकता है या तो 1 माइनस कॉस हो सकता है। अब तुमको पता है भाई साफ साफ तुम्हारा जो करंट है, जो तुम्हारा वोल्टेज है कैपेसिटर का, वो एक फाइनाइट लिमिट के अंदर है, तो कैपेसिटर का एवरेज करंट जीरो होगा। तो कैपेसिटर का एवरेज करंट जीरो होगा तो इंडक्टर का एवरेज करंट भी जीरो होगा, दोनों सीरीज में है। तो इंडक्टर का एवरेज करंट जीरो होगा तो साइन का एक्सप्रेशन आएगा, तो साइन का एक्सप्रेशन आएगा तो ये होगा वी एल ऑफ टी, कोफिशिएंट क्या होगा, वोल्टेज इंटू द वोल्टेज डिवाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दैट इज अंडर एल बाई सी, तो ये हो जाता है अंडर सी बाई एल इंटू साइन ओमेगा नॉट टी। ये आ गया मेरा करंट का एक्सप्रेशन, डायरेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि टी, मान लो टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा नॉट, दैट इज नथिंग बट, सॉरी, पाई बाई टू ओमेगा नॉट, दैट इज नथिंग बट पाई अंडर रूट एल सी डिवाइड बाई टू। तो टी का कोई पॉजिटिव वैल्यू जीरो के जस्ट बाद तुम दिख रहा है साइन ये पॉजिटिव होगा, ये 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 10 इंटू अंडर रूट सी बाई एल, जो कि पॉजिटिव है, जिसका मतलब करंट मेरा एनोड से कैथोड फ्लो हो रहा है। जो मेरा इनिशियल एजम्पशन था कि डायोड ऑन होगा और करंट फ्लो होगा, वो करेक्ट था। जिनको डायोड के बारे में कुछ भी नहीं पता, जस्ट मान लो कि हाँ ये मेरा एजम्पशन करेक्ट है। जब डायोड ऑन होता है तो करंट हमेशा एनोड से कैथोड फ्लो होना चाहिए। अगर डायोड ऑन है तो करंट हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। तो स्विच और डायोड में यही डिफरेंस है। तुम अगर देखोगे करंट नेगेटिव नहीं हो सकता, स्विच में करंट इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन डायोड का एरो देखोगे, डायोड का एरो साफ साफ बता रहा है करंट ऐसे ही फ्लो हो सकता है, करंट उल्टी डायरेक्शन में नहीं फ्लो हो सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट उल्टी डायरेक्शन में डायोड के लिए नहीं फ्लो होता, हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, जैसा एरो दिया है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन तुम अगर देखोगे तुम्हारा करंट अभी तो पॉजिटिव है पाई अंडर रूट एल सी बाई टू के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद तो ये नेगेटिव होगा। कब नेगेटिव होगा, अगर तुम इसको, क्योंकि तुम्हारा ओमेगा नॉट तो 1 बाई अंडर रूट एल सी है, तुम अगर टी इक्वल्स टू 3 पाई बाई टू अंडर रूट एल सी करो, तो उस टाइम पे तो तुम्हारा करंट नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो बस एक साइन का फंक्शन है, राइट। तो अगर तुम साइन को प्लॉट करोगे, साइन को अगर तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हारा साइन का फंक्शन कुछ ऐसा होगा।
राइट। ओमेगा नॉट टी, या इसको टी मान लो, और ये हो गया तुम्हारा इंडक्टर करंट का फंक्शन। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब मेरा करंट पॉजिटिव है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम नेगेटिव बोल रहे हो, मतलब करंट पॉजिटिव मतलब क्या, तुम्हारे इंडक्टर का रेफरेंस डायरेक्शन ऐसा कुछ था, तुमने वोल्टेज प्लस माइनस ऐसा कुछ माना होगा, प्लस माइनस ऐसा कुछ माना होगा, लेकिन पॉजिटिव मतलब तो करंट सही डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन आपने तो अभी बताया कि डायोड में करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। तो जिस मोमेंट पे तुम डायोड को बोलोगे कि तुम्हारा करंट नेगेटिव है या उल्टी डायरेक्शन में फ्लो, उस मोमेंट पे डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा। डायोड बोलेगा मैं उल्टी डायरेक्शन में करंट अलाउ करता ही नहीं, मैं उल्टी डायरेक्शन में करंट अलाउ करता ही नहीं। करंट हमेशा एनोड से कैथोड फ्लो होता है, मतलब इस जो एरो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रोक लगाते हैं जब मेरा करंट नेगेटिव पे जा रहा है। ये कब जा रहा है, ये जा रहा है पाई अंडर रूट एलसी। तो पाई अंडर रूट एलसी पे तुम्हारा करंट जस्ट उसके बाद नेगेटिव होगा। तो उस पॉइंट पे तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, पाई अंडर रूट एलसी पे तुम कैपेसिटर वोल्टेज अगर देखोगे, तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज बेसिकली कॉस पाई -1 होता है। तो तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज वीसी ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू पाई अंडर रूट एलसी वो है -10। तुम्हारा कैपेसिटर का वोल्टेज -10 है। ठीक है, प्रीटी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, कैपेसिटर का वोल्टेज -10 है। तो अगर मैं सर्किट को ड्रॉ करूं, मैंने क्या बताया, जिस मोमेंट पे करंट नेगेटिव जाना चाहेगा उस मोमेंट पे डायोड बोलेगा मैं करंट नेगेटिव नहीं जाने दूंगा, तुमको करंट पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इंस्टेंट जो है, ये पाई अंडर रूट एलसी, ये कब है, ये कैसे निकाले, एलसी का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 1 मिली है, सी का वैल्यू 10 माइक्रो है। तो एल इंटू सी क्या हो जाएगा, एल अंडर रूट एल सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 10 माइक्रो, तो ये 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻3, सो दिस विल बी 10⁻⁻4। ठीक है, 10 अंडर रूट एल सी का वैल्यू 10⁻⁻4 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे क्या 0.5 सेकंड। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, 0.5 सेकंड मतलब बहुत देर बाद। 10⁻⁻4 ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, राइट, बहुत छोटा वैल्यू है। तो ये कब होगा, पाई अंडर रूट एल सी, मतलब ये तो बहुत छोटा वैल्यू है। अगर तुम इसको मिली सेकेंड्स में निकालोगे तो ये 10 10⁻⁻4 मतलब 0.1 मिली सेकेंड्स, 0.1 इंटू पाई। तो बेसिकली तुम्हारा ये क्या करस्पॉन्ड करता है, दिस इज 0.314 मिली सेकेंड्स, और मेरे को 0.5 सेकेंड में निकालना है। अब एक बात बताओ, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा करंट नेगेटिव नहीं जा पाएगा, तो तुम्हारा कैपेसिटर वोल्ट बेसिकली डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, और जिस मोमेंट पे डायोड तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया करंट जीरो जाएगा, राइट। पहले सर्किट को ड्रॉ करता हूं, तो इस मोमेंट पे मेरा करंट पॉजिटिव से जस्ट नेगेटिव जा रहा है, तो डायोड ने हाथ खड़े कर दिए, डायोड बोल रहा है मैं अपने थ्रू तो बस पॉजिटिव करंट अलाउ करता हूं, नेगेटिव करंट अलाउ नहीं करता। लेकिन इस मोमेंट पे मेरा कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज है मेरा -10 वोल्ट, ये है मेरा कैपेसिटर वोल्टेज। डायोड ने हाथ खड़े कर दिए, डायोड बोल रहा है कि मैं ओपन सर्किट हो जाऊंगा। अब इंडक्टर क्या चाहेगा, अगर तुम इंडक्टर को देखोगे कि इंडक्टर के अभी करंट वो जीरो को क्रॉस कर रहा है, तो इंडक्टर बोलेगा, डायोड बोल रहा है जीरो करंट रखने के लिए, और मेरे थ्रू भी करंट अभी जीरो जा रहा है, तो इंडक्टर बोलेगा मैं इसको, मतलब डायोड सही कर रहा है ना, अगर डायोड बोल रहा है कि मैं कोई करंट अलाउ नहीं करूंगा, जीरो करंट ही रखूंगा, और इंडक्टर के थ्रू अभी जीरो जा रहा है, तो इंडक्टर बोलेगा ठीक है मैं जीरो करंट ही अलाउ करूंगा, क्योंकि मेरे थ्रू अभी जीरो जा रहा है, करंट का चेंज अलाउ नहीं होता इंडक्टर में, तो वो अपोज करता है। तो डायोड खुद बोल रहा है कि भाई तू जीरो ही रख, तो मैं जीरो ही रखूंगा, तो इंडक्टर बोलेगा ठीक है मैं जीरो रखता हूं। तो अगर जीरो करंट ही रखेगा इंडक्टर, तो ये हमेशा के लिए ओपन सर्किट ही रहेगा, और इसके बाद अगर ओपन सर्किट रह गया तो इसका वोल्टेज, अगर इसका करंट जीरो है, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो इसका वोल्टेज भी सेम रहेगा।
तो मेरा जो प्लॉट होगा ना, अगर तुम करंट का प्लॉट देखोगे तो तुम्हारा करंट का प्लॉट कुछ ऐसा होगा। जीरो से स्टार्ट होगा, हाई वैल्यू पे जाएगा, फिर जीरो पे, और फिर जीरो ही रह जाएगा, फिर इसके बाद कभी इंक्रीज नहीं होगा। कब? 0.314 मिली सेकेंड पे। और जो तुम्हारा वोल्टेज का प्लॉट है, अगर तुम देखोगे वोल्टेज का फंक्शन तुम्हारा आ रहा है कॉस ओमेगा नॉट टी, राइट। ये कॉस कुछ कॉस आ रहा है, 10 कॉस ओमेगा नॉट टी। तो कॉस कुछ ऐसा होता है, कॉस पहले पॉजिटिव होता है, फिर पाई बाय 2 पे जीरो होता है, फिर उसके बाद पाई पे माइनस नेगेटिव होता है, राइट। उसके बाद ये हमेशा ही सेम रहेगा क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा, तो हमेशा ही -10 पे ही रहेगा ये। तो ये स्टार्ट होगा +10 से -10 तक जाएगा, उसके बाद हमेशा -10 तक ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि करंट हमेशा जीरो है, करंट चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो मेरा जो कैपेसिटर वोल्टेज मेरे को एक्चुअली 0.5 सेकंड में निकालने बोला है, लेकिन इस टाइम के बाद 0.314 मिली सेकेंड के बाद कभी भी बोले तो मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जिसका आंसर होगा -10 वोल्ट। ठीक है। वैसे तो ये एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऊपर से नहीं करवा रहा। हाँ, कुछ कुछ चीजें करवा रहा हूँ। डायोड आपको नहीं पता होगा, कंफर्टेबल नहीं होगे, तो जिनको भी डायोड का बेसिक नहीं पता वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो डायोड को, फिर पढ़ो। नहीं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आएगा, वहां से डायोड पढ़ लो, उसके बाद इस सवाल को लगाओ। अभी के लिए एक बार समझ लिए, पूरा समझ में नहीं भी आ सकता है, एक बार फिर से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक और सिमिलर से सवाल है डायोड के साथ ही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये स्विच t = 0 पे क्लोज हो रहा हूँ, सारे इनिशियल कंडीशन 0 है, तो स्टडी स्टेट पे मेरा VC का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सेम चीज होगा, राइट, लेकिन यहाँ पे सोर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 100 वोल्ट लगा दिया, फिर तुम एज्यूम कर लो कि डायोड तुम्हारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या एज्यूम करोगे, इसके अक्रॉस में इनिशियल वोल्टेज 0 है और इसका करंट 0 है, तो एज्यूम कर लो एक सेकंड के लिए कि डायोड को ओपन सर्किट मानता हूँ। डायोड को ओपन सर्किट मानोगे तो इसका करंट चेंज नहीं हो रहा, तो ये इसका वोल्टेज भी 0, इसका वोल्टेज भी 0, लेकिन इस साइड पे वोल्टेज मेरा 100 है, तो डायोड ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एनोड वोल्टेज कैथोड वोल्टेज से ज्यादा है, तो डायोड ऑन हो जाएगा। एक बार ऑन मानोगे, फिर तुम्हारा एज इट इज जो LC सर्किट्स में होता है, एक 100 वोल्ट का सोर्स जब आता है तो फिर ऑटोमेटिक ऑसिलेट करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जहां पे करंट मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, उस मोमेंट पे मेरे को देखना पड़ेगा सर्किट में क्या हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायोड के थ्रू करंट हमेशा P से N जाता है, ये एनोड से कैथोड जाता है, उल्टी डायरेक्शन में नहीं फ्लो सकता, राइट। बस ये देखने का चीज है, बाकी आराम। फिर पूछ रहे स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ VC निकाल लेंगे। अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू VC बोल रहे तो एक जगह जाकर सेटल हो रहा है, तो VC निकाल लेंगे, बड़ा आसान है, VC निकाल लेंगे। पहले सोचते हैं, राइट। तो सब कुछ इनिशियल कंडीशन है, तो पहले एज्यूम करेंगे कि अपना, पहले एज्यूम कर लिए ऑलरेडी कि अपना ये अगर मैं ऑफ मान लूँ, राइट, ऑफ मान लूँ, तो यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे ये इंडक्टर में करंट भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसका ये शॉर्ट सर्किट, ये भी शॉर्ट सर्किट, तो दोनों शॉर्ट सर्किट, तो मेरा जो वोल्टेज है एनोड टू कैथोड वो ग्रेटर देन 0 या एनोड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डायोड ऑन हो जाएगा। तो अगर डायोड ऑन हो जाएगा तो अपना सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ये L, ये C, ये 100। तो ये सिंपल एक सोर्स नेटवर्क है, LC ऑसिलेटर का सर्किट है। तो यहाँ पे मेरे को कैपेसिटर के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज के बारे में बात करना है। तो पहले तो कैपेसिटर वोल्टेज के एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि 0 पे 0+ पे तुम्हारा वोल्टेज 0 है, राइट। अच्छा, 0+ पे VC ऑफ 0+ तुम्हारा वोल्टेज 0 होगा, सडनली चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक साइन ओमेगा नॉट टी, एक है 1 - कॉस ओमेगा नॉट टी। कौन सा यूज करेंगे? एवरेज वैल्यू। तो ऑब्वियसली इसका इंडक्टर का जो करंट है वो सेम होगा कैपेसिटर करंट जैसा, और कैपेसिटर का जो करंट है उसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, सॉरी हाँ, कैपेसिटर का जो करंट है वो सेफ लिमिट्स के अंदर रहेगा और ऑसिलेट करता रहेगा, तो इंडक्टर का करंट भी सेम होगा। तो इंडक्टर का करंट अगर एक लिमिट के अंदर है तो इंडक्टर का वोल्टेज 0 होगा, एवरेज वोल्टेज, इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज 0 होगा। तो फिर अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी 100 विल बी इक्वल्स टू VC एवरेज बेसिकली, क्योंकि इंडक्टर का एवरेज वोल्टेज 0 है
तो वीसी एवरेज नॉन जीरो आ रहा है, तो वीसी एवरेज अगर नॉन जीरो आ रहा है तो तुमको एक्सप्रेशन मिल गया तुम्हारा वीसी ऑफ टी का, दैट विल बी व्हाट, ये वोल्टेज है तो वीसी एवरेज 100 है तो डायरेक्टली 100 ही आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 100 आ जाएगा, राइट। तो वीसी एवरेज नॉन जीरो है तो इसलिए साइन नहीं होगा, कॉस वाला एक्सप्रेशन होगा, ये वाला, ठीक है। तो वीसी एवरेज का एक्सप्रेशन आ गया। अब मेरे को आई एल का एक्सप्रेशन निकालना है, क्यों, क्योंकि मेरे को देखना है करंट कब जीरो क्रॉस ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट क्या है, जीरो है, और करंट का एवरेज वैल्यू भी जीरो है, करंट का एवरेज वैल्यू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर का करंट का एवरेज वैल्यू जीरो है, इसलिए इंडक्टर का एवरेज करंट का एवरेज वैल्यू भी जीरो होगा। तो अगर एवरेज वैल्यू जीरो है इंडक्टर का करंट का, और ये बेसिकली जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो साइन ओमेगा नॉट टी होगा। तो मेरा आई एल ऑफ टी का एक्सप्रेशन होगा साइन ओमेगा नॉट टी इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो ये ऑब्वियसली ये सब कुछ वैलिड है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, जो भी मेरा वोल्टेज है उसको इंपेडेंस से डिवाइड कर लो, अंडर रूट एल बाई सी से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा सी बाई एल, राइट। तो मेरा सी क्या है, एल क्या है, अच्छा सी और एल का वैल्यू कुछ बोला ही नहीं है, ओके, जरूरत भी नहीं है, सी और एल का कुछ वैल्यू जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये जीरो क्रॉसिंग कब हो रहा है, ये जीरो क्रॉसिंग तब होगा जब तुम्हारा ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, राइट। ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई, दैट इज सॉरी ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू, हाँ सही किया, ओमेगा नॉट टी इक्वल्स टू पाई। तो तुम्हारा टी जब पाई बाई ओमेगा नॉट होगा उस टाइम पे ये जीरो क्रॉसिंग होगा इस ग्राफ से भी दिख रहा है साफ साफ, पाई बाई ओमेगा नॉट मतलब पाई बाई अंडर रूट एलसी है, सिर्फ पाई अंडर रूट एलसी बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे जीरो क्रॉसिंग हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं होना चाहेगा। तो तुम्हारा उसके बाद सर्किट को अगर ड्रॉ करोगे तो ये 100 वोल्ट हो गया, डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर के थ्रू करंट जीरो जाना चाहेगा तो इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह भी बिहेव करना चाहेगा। और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, कैपेसिटर में उस टाइम पे कितना वोल्टेज होगा, अगर तुम यहाँ पे टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा नॉट रखते हो तो ये होता है -1, राइट, ये होता है -1। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो गया, 100 इंटू वन ऑफ वन माइनस -1, तो कैपेसिटर का वोल्टेज 200 हो गया इस इंस्टेंट पे, कैपेसिटर का वोल्टेज 200 है। अब तुम देखो इंडक्टर अपना करंट को चेंज नहीं करना चाहेगा, अगर करंट चेंज नहीं होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है, अगर करंट चेंज नहीं हो रहा। तो इस नोड पे वोल्टेज तुम्हारा 200 है, इस नोड पे वोल्टेज तुम्हारा 100 है, तो तुम्हारा एनोड वोल्टेज लेस है कैथोड वोल्टेज से, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारा डायरेक्ट ओपन सर्किट जो तुमने एज्यूम किया है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 200 पे ही रहेगा, जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो ये 200 पे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा इसके बाद। तो पाई बाई ओमेगा नॉट के बाद ये 200 पे रहेगा, तो मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज का क्या होगा, दैट विल बी सिंपली नथिंग बट 200, बस ये 200 होगा, हो गया, इसके बाद कभी चेंज नहीं होगा। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू कैपेसिटर का क्या होगा, 200 वोल्ट। इतना आसान सवाल था, इसको ही बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड करके बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट सवाल नहीं, बस स्टेडी स्टेट वाला निकालना था, ये निकालना था कि करंट तुम्हारा उल्टा कब होगा, उल्टी डायरेक्शन में कब जा रहा है। जिस जिस मोमेंट पे तुमने ये फाइंड आउट कर लिया कि करंट कब उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद सवाल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद कुछ और चीज़ें बची है, जैसे जैसे ये साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट। तो दो वेवफॉर्म्स है, एक वेवफॉर्म है तुम्हारा वीएम साइन ओमेगा नॉट टी, एक वेवफॉर्म है तुम्हारा वीएम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इनको प्लॉट करना है। तो साइन का तो प्लॉट बड़ा आसान है, साइन का प्लॉट मैं अभी कर सकता हूँ। राइट, साइन का प्लॉट बड़ा आसान है। ठीक है,
साइन का बड़ा आसान है। लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का क्या होगा? प्लस जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ मतलब थोड़ा सा फास्ट हो गया, डिले नहीं होगा, फास्ट हो गया। तो ये वो फॉर्म अगर प्लस फाइव है तो ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तुमको प्रूफ भी करवाऊंगा ऐसा कैसे हो रहा है, ये तुमको प्रूफ भी करवाऊंगा। तो ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं फाइव। ऐसा कैसे हो रहा है? तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे इस बार ना तुम्हारा जो साइन ये वाला फंक्शन है ये टी इक्वल्स टू जीरो पे जीरो नहीं हो रहा, टी इक्वल्स टू कब? अगर तुम्हारा एक्सिस याद रखना ये ओमेगा नॉट ओमेगा टी है, इसके बारे में इसके बारे में फेजर डायग्राम चैप्टर में और भी पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए मान लो एक्सिस अब तुम्हारा ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी कुछ नहीं एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तुम्हारा एक्सिस ओमेगा टी है तो फिर तुम्हारा ये जो ग्राफ होगा ना इसका प्लॉटिंग होगा कुछ ऐसे। तो इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, ये इसको प्रूफ कैसे करें? तुम रिप्लेस कर दो ओमेगा टी इक्वल्स टू -5, ओमेगा टी इक्वल्स टू -5 से रिप्लेस करोगे तो ये साइन ऑफ जीरो हो जाता है, जो जीरो होता है। तो एक्चुअली में मेरा ग्राफ जीरो की जगह -5 से स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं लीडिंग बाय एंगल फाइव, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीड। वैसे तो तुम पढ़ोगे फेजर डायग्राम में इसके बारे में और ज्यादा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि लीड कर रहा है। लीड क्यों कर रहा है? लीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पीक आता है ना, इस कर्व का जो पीक आ रहा है वो पहले आ रहा है, पहले पीक आ रहा है दूसरे कर्व के कंपैरिजन में, तो इसलिए लीड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज लीडिंग बाय एन एंगल ऑफ फाइव, क्योंकि इसका जो पीक आएगा वो फाइव एंगल से पहले आएगा इस कर्व से, राइट, दैट्स इट, ठीक है, इस कर्व से फाइव एंगल से पहले आएगा, राइट, ठीक है, बस। तो ये दोनों वेवफॉर्म्स के बीच में डिफरेंस है। अगर कोई फाइव एंगल से फेज शिफ्टेड है, दो साइनसॉइड्स, उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ऐसे करके ड्रॉ करना होता है। अगर मैं ऐसे अज्यूमिंग कि तुम्हारा फाइव ऑब्वियसली पॉजिटिव है, फाइव पॉजिटिव है, एक और मैं प्लॉट करवा सकता हूँ तुमको सी केस में, जहां पे तुम्हारा वी आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी -5। अब -5 का मतलब क्या, ओमेगा टी जब +5 होगा तब ये जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं तो इस बार ना ये राइट पे शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट पे शिफ्ट होगा। इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। अब तुम ये पिंक कर्व के लिए क्या बोलोगे? पिंक कर्व बेसिकली लैग कर रहा है। ये जो डिफरेंस है ना, ये ओमेगा टी इक्वल्स टू +5 पे जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो ये क्या है, दिस लैग्स बाय एंगल फाइव, ठीक है, फाइव एंगल से लैग कर रहा है, दैट्स इट, इतना समझना था। ये एंगल फाइव से लैग कर रहा है, ये एंगल फाइव से लीड कर रहा है, बस, ठीक है। अब इतना समझ लिया। ये तीनों ग्राफ समझ लिए। अब कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, जैसे ये वाला। अब एलटीए सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये मैं इस सिस्टम को एक बक्से के अंदर रख सकता हूं जिसका ट्रांसफर फंक्शन होगा एच ऑफ जे ओमेगा। एच ऑफ जे ओमेगा क्या है? कुछ नहीं है, इस जो सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है मैं तुमको बताता हूँ। कैसे एच ऑफ जे ओमेगा निकालना है। एच ऑफ जे ओमेगा का मतलब क्या है? मेरे को वी नॉट मिल रहा है, कैसे? वी आई से मैं एच ऑफ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वीओ मिल जाएगा। अब वीओ क्या है? वीओ बेसिकली वीओ भी ओमेगा का फंक्शन है, जे ओमेगा का फंक्शन है, और वी आई भी जे ओमेगा का फंक्शन है, तभी ये सब कुछ जे ओमेगा पे हो रहा है, ठीक है, सब कुछ जे ओमेगा पे हो रहा है। समझा रहा हूं मैं धीरे धीरे। तो ये मेरे को एच ऑफ जे ओमेगा निकालना है। एच ऑफ जे ओमेगा क्या है? एच ऑफ जे ओमेगा बेसिकली वी ऑफ जे ओमेगा अपॉन वी आई ऑफ जे ओमेगा। अब ये जे ओमेगा तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया नहीं है, मैंने आपको लैप्लास बताया,
तो लैपलास से पहले निकालो वी ओ ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस, उसके बाद एस इक्वल टू जे ओमेगा कर दो। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको रिप्लेस करना है। ये मेरे को चाहिए, ये कैसे निकालूं? मैं सिंपली क्या करूँगा, लैपलास डोमेन में सॉल्व करूँगा, क्योंकि जे ओमेगा डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकता। लैपलास डोमेन में इसको सॉल्व करूँगा। ये होता है आर का लैपलास आर ही होता है, इसका लैपलास होता है 1/CS। ये मेरा वी नॉट है, राइट, ये मेरा वी नॉट है, ठीक है। अब ये मेरा वी आई है, तो मेरा जो वी ओ होगा वो होगा वी आई इंटू 1/CS अपॉन आर प्लस 1/CS। तो वी ओ ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस एस आर सी प्लस 1, राइट, ये हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एस इक्वल टू जी ओमेगा करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कैवियट है, जिस जिस मोमेंट पे मैं एस इक्वल टू जी ओमेगा करता हूँ उस मोमेंट पे मैं ये जूम करता हूँ कंसिडरिंग स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। एस इक्वल टू जी ओमेगा करता हूँ तो कंसिडरिंग ओनली स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब तुम्हारा एस को मैं जे ओमेगा से रिप्लेस कर रहा हूँ, वी ओ ऑफ जे ओमेगा अपॉन वी आई ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जे ओमेगा आर सी प्लस 1, राइट, ठीक है, ये हो गया। अब तुमको सिंपली ये समझना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट क्यों बोलते हैं। जे ओमेगा का मतलब क्या है, तुम्हारा इनपुट ना एक फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। जे ओमेगा का मतलब, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हारा इनपुट एक फ्रीक्वेंसी का अगर फंक्शन होगा तो तुम्हारा रिस्पॉन्स ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वी ओ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू वी आई ऑफ जे ओमेगा इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा आर सी, ठीक है। अब मैं तुमको ना ये थोड़ा सा ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समझा रहा। इसके बारे में तुम फेजर डायग्राम में फिर से पढ़ोगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझा रहा। इसको कैसे लिखते हैं वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दैट इज नॉट इवन इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना बस सुन लो, बस दैट्स एनफ। अब ये है मेरा एच ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। अब तुम्हारा इनपुट अगर मान लो कोई साइनसॉइडल है, सम ए साइन ओमेगा नॉट टी, तो तुम क्या आउटपुट को डायरेक्टली बोल पाओगे? आउटपुट क्या होगा अगर इनपुट तुम्हारा कोई साइनसॉइडल है? इसी के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर मेरा इनपुट है मैं डायरेक्टली मेरे आउटपुट का वैल्यू बोल सकता हूं या डायरेक्टली आउटपुट का फंक्शन बोल सकता हूं। कैसा दिखेगा वो इन टर्म्स ऑफ इनपुट? अगर मेरे को ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। अगर मेरे को ये ट्रांसफर फंक्शन पता है कैसे, तुमको क्या निकालना होगा, तुम्हारा जो आउटपुट होगा ना दैट विल बी नथिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा एंड मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वी आई ऑफ जे ओमेगा। या मैं इनपुट क्या, इनपुट ये है, राइट, हाँ ये है, और इसके साथ फेज भी ऐड हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और जो तुम्हारा इनपुट है, इनपुट को तो ऐसे लिखोगे ए साइन ओमेगा नॉट टी, और ओमेगा नॉट टी के साथ एक थीटा फेज भी ऐड हो जाएगा। अब ये थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा वुड बी एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, और जी ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होगा। अब ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स लिख लिया मैंने, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, एक एक करके डिकोड करते हैं, राइट। तो पहले क्या करना होता है कि पहले तुम मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अगर एक 3 + J4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हो, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करते हो,
फिर होल अंडर रूट कर लेते हो, राइट। इससे मैग्नीट्यूड आ जाता है, इतना अपने को पता है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ऊपर में तो रियल पार्ट है पूरा, नीचे में रियल इमेजिनरी दोनों है, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर सी होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद ये मैग्नीट्यूड, एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं कोई भी क्वांटिटी का। देखो ऊपर में तो कोई एंगल नहीं है, तो ऊपर में एंगल 0 डिग्री देता है, और नीचे में देखो ये नीचे में है इसलिए माइनस साइन के साथ आता है, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन द रियल पार्ट। जिनको नहीं पता थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा मेरे लिए ये सब कुछ समझाना। जस्ट मेरी बात मान लो अभी के लिए, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में इसको पढ़ोगे, फिर से सिग्नल्स में भी पढ़ोगे, तो मेरी बात जस्ट मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर मैं ये सब समझाने बैठ जाऊँ अभी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और वैसे भी तुम शायद ये उसमें पढ़ोगे, नेटवर्क में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, ज़्यादा मतलब इसी पार्ट में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा आर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा एंगल हो गया, ये हो गया। अब ओमेगा नॉट पे वैल्यू बैठा दो, मतलब तुम्हारा इनपुट मान लो, तुम्हारा इनपुट कुछ 3 साइन 2t है, ठीक है। और तुम्हारा r इंटू सी मान लो कि 1/2 है, मान लो। तो तुम्हारा आउटपुट कैसे, तुम आउटपुट को कैसे लिखोगे, पहले ये 3 तो रहेगा, 3 के साथ जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाइड होगा। मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, 1 अपॉन ओमेगा आर सी। ओमेगा मेरा, ओमेगा क्या, ओमेगा बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है, राइट, ओमेगा टी। तो ओमेगा मेरा 2 है, तो 2 इंटू आर सी, आर सी मेरा 1/2 है, अंडर रूट है इसका स्क्वायर +1, तो बेसिकली ये 1/√2 हो जाता है। तो तुम्हारा आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड होगा साइनसोइडल टर्म का, वो 1/√2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू साइन 2t प्लस 5। अब तुम्हारा 5 क्या हो जाएगा, ये माइनस tan इनवर्स ओमेगा तुम्हारा 2 है, ओमेगा नॉट तुम्हारा 2 है, आर सी तुम्हारा 1/2 है, तो दिस विल बी -45 डिग्रीज, राइट। तो ये एक्चुअली -45 डिग्रीज हो जाएगा। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3/√2 साइन 2t -45 डिग्रीज। अब -45 का मतलब क्या, लैग कर रहा है, इनिशियल वोल्टेज से लैग कर रहा है, और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया। तो बेसिकली तुमको क्या समझना है कि तुम्हारा अगर एक सिंपल आरसी सर्किट है, उसका अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालना है, स्टेडी, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब तुम्हारा डाउट ये होगा, सर ये तो कभी स्टेडी स्टेट रीच ही नहीं कर रहा, इसका तो हमेशा ऑसिलेट कर रहा है ऐसा कुछ, राइट। सॉरी बहुत ही गंदा ड्राइंग है। इसका तो हमेशा ऑसिलेट कर रहा है, तो ये स्टेडी स्टेट तो कभी रीच ही नहीं कर रहा, फिर कैसे मैं निकालूं। फिर बेसिकली तुम ये कर सकते हो, मतलब इसमें स्टेडी स्टेट का मतलब वो स्टेडी स्टेट नहीं है कि एक वैल्यू पे सेटल होगा, नहीं। स्टेडी स्टेट का मतलब ये बिहेवियर सेम रहेगा, मतलब ये पीरियोडिक होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि सर्किट में ये साइनोसॉइडल स्टार्टिंग में नहीं होता, स्टार्टिंग में एक एक्सपोनेंशियल का टर्म आता है, स्टार्टिंग में तुम्हारा बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, अचानक से फिर बढ़ता है, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, फिर एक जगह पे जाके ऐसा सेम रहता है। क्या हो गया, मतलब ऐसे बढ़ता है, मतलब पहले ना ये ट्रांजिएंट होता है, फिर कुछ देर बाद, कुछ साइकिल्स बाद ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है। तो वी आर कंसर्न अबाउट दिस वन, ये इनिशियल वाले पार्ट के लिए कंसर्न नहीं है, इसके लिए भी होंगे, इसके लिए भी होंगे, मैं इसका भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है, इसका भी निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन स्टेडी स्टेट का मतलब इसका बात बोल रहे हैं कि सेटल हो रहा है, एक सर्टेन वैल्यू में बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया मेरा स्टेडी स्टेट, और यही है मेरा आउटपुट वोल्टेज। तो जब मैं ऐसे जो ओमेगा करता हूं, उसका मतलब मैं इस स्टेडी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं।
क्योंकि इस बार तुम्हारा इनपुट भी फिक्स वैल्यू नहीं है। इनपुट एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, राइट। तुम्हारा इनपुट खुद से चेंज हो रहा है। अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज होते रह जाएगा, इजंट इट। आउटपुट भी चेंज होते जाएगा, इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट भी चेंज होगा, राइट। तो वो ये है, ओके, ठीक है, ग्रेट। राइट, ओके। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है, यहां से अपने को डायरेक्टली, अगर मेरे को ट्रांसफर फंक्शन पता है, मैं डायरेक्टली आउटपुट का टाइम डोमेन फंक्शन स्टेडी स्टेट वैल्यू लिख सकता हूं। अगर इनपुट पता है, आउटपुट में लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए मैं अगर इस मॉडल में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। समझ गए? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं अभी तक आपको क्या समझाया। अब इसी को ये जो एच ऑफ जे ओमेगा होता है, इसी को कभी कभी हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे? इसका ये जो है ना, इसका अगर तुम लैप्लास इनवर्स निकालोगे तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो बेसिकली तुमको बोलता है कि अगर तुम इम्पल्स इनपुट देते हो तो क्या तुम्हारा आउटपुट आता है, ठीक है। वो इसी को इसलिए इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसके बारे में तुम फिर से पढ़ोगे, कहाँ पे पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में। अभी ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा, वैसे इम्पल्स मैंने पहले पढ़ाया था, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, राइट। तो फॉर ए एलटीआई सिस्टम, अगर एक बेसिक एलटीआई सिस्टम का मतलब क्या होता है तुमको पता है। उसमें अगर मैं इनपुट एक्स ऑफ टी दे रहा हूँ और आउटपुट वाई ऑफ टी आ रहा है, और अगर मैं इनपुट में शिफ्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टी माइनस टी नॉट, मतलब इसको क्या डिले कर दिया, तो आउटपुट भी शिफ्ट हो जाएगा। और ये एक रियल प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो ये एलटीआई होगा, ठीक है। तो मेरे को ना बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा इनपुट जितने से मेरे को एक बार अगर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल गया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं इनपुट को शिफ्ट कर रहा हूं तो आउटपुट भी सेम अमाउंट से शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहा हूं तो आउटपुट भी एम्पलीट्यूड स्केल हो जाएगा एलटीआई सिस्टम के लिए। अगर सुपरपोजिशन की तरह कर रहा हूं, राइट, लीनियरिटी मतलब अल्फा फिर एक से शिफ्ट किया फिर बीटा, तो आउटपुट भी सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स ऑफ टू टी कर रहा हूं, अगर मैं एक्स ऑफ टू टी कर रहा हूं तो क्या मेरा आउटपुट भी वाई ऑफ टू टी हो जाएगा? नहीं होगा, राइट, क्योंकि दिस इज नॉट ए लीनियर ऑपरेशन, नॉट ए टाइम इनवेरिएंट ऑपरेशन, राइट। ये टाइम इनवेरिएंट ऑपरेशन है नहीं। इसके बारे में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नल्स में फिर से पढ़ोगे, लेकिन हमने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ये टाइम इनवेरिएंट ऑपरेशन नहीं है। तो अगर ये टाइम इनवेरिएंट ऑपरेशन नहीं है तो हम ये स्केलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्केलिंग इन टाइम डोमेन इज नॉट अलाउड। स्केलिंग ठीक है, समझ गए। तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उनसे और बेटर तरीके से समझते हैं। वैसे ये वाला जैसा है, अब मान लो कि अगर मैं एक स्टेप इनपुट दे रहा हूँ तो तुमको साफ साफ पता है तुम्हारा आउटपुट कैसा दिखता है। अगर मैं एक स्टेप इनपुट दे रहा हूँ तुम्हारा आउटपुट कैसा दिखता है एक सिंपल आरसी सर्किट के लिए? तुम्हारा रिस्पॉन्स एक्सपोनेंशियल होता है, कुछ ऐसा होता है, राइट, और वो भी 1 वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब मान लो 3 वोल्ट दे रहा हूं, अगर मैं 3 वोल्ट दे रहा हूं तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा दिखेगा? 3 वोल्ट तक जाएगा। स्केल कर रहा हो, राइट। अगर तुमने इनपुट को स्केल किया 3 से तो तुम्हारा आउटपुट भी स्केल हो गया 3 से। ये तुमको ऑलरेडी पता है, ये एलटीआई सिस्टम, राइट। दिस इज एन एलटीआई सिस्टम, ठीक है। तो अगर ये एलटीआई सिस्टम है तो अगर मैं इनपुट को स्केल कर रहा हूं तो आउटपुट भी मेरा स्केल हो रहा है, ये पता है, ये इसका रिस्पॉन्स मेरे को ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, राइट। अब अगर मान लो कि मैं 1 वोल्ट दे रहा हूँ और 3 वोल्ट शिफ्ट करके दे रहा हूँ, राइट। 3 वोल्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 वोल्ट शिफ्ट होकर स्टार्ट हो। तुम अगर आउटपुट का फंक्शन लिखोगे, सुपरपोजिशन से आउटपुट का फंक्शन लिखोगे
तुमको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा 1 वोल्ट आ जाएगा, फिर तुम्हारा 3 वोल्ट शिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा आउटपुट भी शिफ्ट होगा अगर इनपुट तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है। तो ये एलटीआई सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम समझते हैं, राइट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने वैसे तुमको समझा दिया कि अब बेसिकली मेन समरी पे आते हैं कि अगर मेरा एक ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा नॉट टी अगर इनपुट है मेरा, तो आउटपुट मेरा कैसा होगा। आउटपुट मैंने क्या बोला, आउटपुट तुम्हारा क्या हो सकता है, अगर इनपुट तुम्हारा साइनोसॉइडल फंक्शन है तो आउटपुट होता है इट इज ए ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट कंपोनेंट, राइट। लेकिन इफ एस इक्वल्स टू जे ओमेगा देन हम खाली स्टेडी स्टेट को कंसीडर करते हैं, ट्रांजिएंट को कंसीडर नहीं करते। ट्रांजिएंट भी निकालेंगे, लेकिन स्टेडी स्टेट कैसे निकालना है वो पहले बता दिया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिएंट भी निकालेंगे, लेकिन जो मेरा आउटपुट का स्टेडी स्टेट होगा, राइट, जो मेरा वाई ऑफ ओमेगा नॉट टी स्टेडी स्टेट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली होगा जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, और मान लो कि तुम्हारा इनपुट बेसिकली एक साइनोसॉइडल, मतलब ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर साइनोसॉइडल एंड को साइनोसॉइडल इनपुट्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो भी डिस्कस कर रहे हैं साइनोसॉइड का डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ये बात याद रखना कि ऑल दिस इज वैलिड जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वैलिड ओनली फॉर, अभी तक हमने कभी साइनोसॉइडल और कोई साइनोसॉइडल इनपुट्स देखे ही नहीं है, तो वो वैसे नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छी तरीके से देखोगे। ये ट्रांजिएंट का एक छोटा सा टॉपिक है जो मेरे को समझाना था, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो वैलिड फॉर ठीक है, ये हो गया एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, दिस एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, दिस इज इसके बाद इनपुट मेरा साइनोसॉइड होगा। इनपुट तुम मान लो कोई भी साइनोसॉइड को साइनोसॉइड कुछ भी मान सकते हो। इनपुट मान लो तुम्हारा सी साइन ओमेगा नॉट टी, तो ये सी साइन ओमेगा नॉट टी प्लस एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, बस ये होगा तुम्हारा स्टेडी स्टेट वैल्यू। ट्रांजिएंट रहेगा, ट्रांजिएंट कैसा दिखेगा वो दिखाऊंगा, लेकिन अभी स्टेडी स्टेट को सॉल्व करते हैं, एक एक करके ट्रांजिएंट भी सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, तुम्हारा साइन 2t है इनपुट, इस पर्टिकुलर ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है, तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, स्टेडी स्टेट पूछा। बड़ा सिंपल है, तुमको वाई ऑफ टी निकालना है, तो पहले तो एक्स ऑफ टी लिख लो, एक्स ऑफ टी है साइन 2t। अब इसके बाद एंगल कैलकुलेट करते हैं। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच ऑफ जे टू करना पड़ेगा, क्यों टू करना पड़ेगा, तुम्हारा जो ओमेगा नॉट है वो 2 है, राइट। तो जे टू एंगल निकालना पड़ेगा जे टू के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंगल बेसिकली, मतलब पहले तुम एच ऑफ जे टू लिख लो, ये है जे टू प्लस वन, तो इसका एंगल कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली ऊपर वाले का एंगल ये पूरा रियल है, इसका एंगल 0 डिग्री होगा, माइनस नीचे है इसलिए नेगेटिव से आता है इसका एंगल। कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कैसे निकालते हैं एक बार देख लेना, अगर नहीं पता तो मैं एसी में पढ़ाऊंगा तो वहाँ से समझ लेना, मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं समझा सकता। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ये, तो 2, राइट। सो दिस विल बी tan इनवर्स 2 जो भी होता है, tan इनवर्स 2 क्या होता है, tan इनवर्स 2 निकाल लेता है, सो दिस विल बी 63 पॉइंट माइनस 63.44 डिग्रीज, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, ये तो एंगल हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं मैं,
दिस विल बी 1/√5, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, तो ये हो गया मेरा आउटपुट। बस दिस इज माई आंसर, ये है मेरा स्टेडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। बस ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इतना ही करना था, इतना ही करना था, ठीक है। तो तुम्हारा स्टेडी स्टेट वाई ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा 1/√5 2t माइनस साइन। तो ये फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है, ये साइनसॉइडली रहता है, ये फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, बस मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड सेम हो जाता, चेंज हो जाता है, और तुम्हारा एंगल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं। अब इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा इनपुट 5 sin t है, इनपुट तुम्हारा 5 sin t है, राइट। आरसी तुम्हारा 1 है, वी नॉट तुम्हारा ये है, तो तुमको वी नॉट निकालना है। अब इस सवाल में और इस सवाल में कोई डिफरेंस है क्या? पहली बात तो ऑब्वियसली इनपुट तो अलग है, वो तो पता ही है। आरसी का वैल्यू दे दिया, तो तुम बोलोगे कि मेरे को वी नॉट निकालना है, तो आराम से क्या करते हैं, आरसी का वैल्यू पता है तो मैं डायरेक्टली मैं वी ओ ओवर इसका अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा हमने निकाला है, वी ऑफ जे ओमेगा अपॉन वी आई ऑफ जे ओमेगा, या सिंपल आरसी सर्किट है, तो इसका होता है 1 अपॉन एस आर सी प्लस 1, दैट इज 1 अपॉन जे ओमेगा आर सी प्लस 1। तो ये हो जाएगा आर सी 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस जे प्लस 1। तो मेरे को आउटपुट निकालना है, ये मेरा एच ऑफ जे ओमेगा हो गया। अब मैं मेरा सॉरी ये सॉरी ओमेगा रही, राइट, 1 प्लस जे ओमेगा प्लस 1, सॉरी आर सी 1 है, जे ओमेगा प्लस 1। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड है, राइट। तो ओमेगा अगर 1 है तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एट ओमेगा इक्वल्स टू 1, एच ऑफ जे 1 बेसिकली दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, और एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा तुम आराम से कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स 1, राइट, माइनस tan इनवर्स 1। तो ये -45 हो गया, राइट। तो ये -45 हो गया, तो तुम्हारा एंगल -45 हो गया। तो तुम बोलोगे कि तुम्हारा आउटपुट जो होगा वी ऑफ टी, तुमको मैग्नीट्यूड पता है और साइनसॉइड का मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये 5 अपॉन √2 साइन ये टी हो गया, और फिर -45 डिग्री, ये होगा तुम्हारा आंसर। और ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि दिस इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू, दिस इज द स्टेडी स्टेट वैल्यू, राइट। अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे कोई इंपल्स करंट का कोई सीन नहीं है, राइट, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे भी वोल्टेज 0 है, यहाँ पे इसके अंदर इनिशियल वोल्टेज 0 था, तो इसका भी वोल्टेज 0 होना चाहिए वी ऑफ टी का। लेकिन अगर तुम यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो क्या आता है, दिस इज 5/√2 साइन ऑफ -45, जो बेसिकली है -1/√2। तो तुम्हारा -5/2 वोल्ट आ रहा है वीओ ऑफ 0 प्लस, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई इंपल्स करंट नहीं है, और तुम्हारा कैप कैपेसिटर was uncharged initially, right, so this is not possible, right, ये दिक्कत है। तो ये तुम्हारा एक्चुअली जो फंक्शन है एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली दिस इज नॉट करेक्ट। बेसिकली तुम्हारा जो आउटपुट होगा, मैंने क्या बताया, ये स्टेडी स्टेट वाला कंपोनेंट सही है, लेकिन ट्रांजिएंट वाला कंपोनेंट का तुमने सोचा नहीं है। तो ट्रांजिएंट कंपोनेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो तुमको आउटपुट कैसे लिखना पड़ेगा, पहले भी बताया था तुमको, क्योंकि यहाँ पे ना स्टेडी स्टेट पूछा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बोला कि फाइंड वी ऑफ टी, तो पूरा आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट मैंने पहले बताया था विल बी इक्वल्स टू सम ट्रांजिएंट ऑफ टी प्लस सम स्टेडी स्टेट ऑफ टी। अब स्टेडी स्टेट का वैल्यू पता है, ये स्टेडी स्टेट होगा, ये पता है अपने को, लेकिन ट्रांजिएंट क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं
इट विल बी सम ए ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ प्लस स्टेडी स्टेट को तो ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रांजिएंट हमेशा एक्सपोनेंशियल के साथ आता है। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो एक ही एक्सपोनेंशियल आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो एक ही एक्सपोनेंशियल आएगा। ठीक है, अब तुम अपना कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन लगाओगे कि t इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब तुम एक काम करो, इस वाले इक्वेशन पे तुम ये कंडीशन लगाओ कि vo ऑफ जीरो प्लस शुड बी इक्वल टू जीरो। कैपेसिटर का वोल्टेज इनिशियली जीरो होना चाहिए। तो अगर तुम यहां पे वो कंडीशन लगाओगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ये तो t इक्वल टू जीरो पे ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/2, अभी हमने देखा था। तो a का वैल्यू यहां से आ जाएगा 5/2। तो अब तुम्हारे पास पूरा इक्वेशन है, दिस इज 5/2 e raised to power माइनस टी अपॉन टाउ प्लस 5/√2 साइन t माइनस 45 डिग्री। ऑब्वियसली तुम u ऑफ t से भी मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0। और ये है तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन v ऑफ t का, ये होगा तुम्हारा ट्रांजिएंट के साथ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब टाउ क्या है सर? टाउ है बेसिकली यहाँ पे आरसी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है जो कि है 1 सेकेंड, राइट? टाउ 1 सेकेंड है। ठीक है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा दिखेगा? तुम्हारा रिस्पॉन्स समेशन होगा साइनसॉइड का और एक्सपोनेंशियल टर्म का। ऐसा कुछ होगा, और तुम्हारा जो एक्सपोनेंशियल होगा वो ऐसा कुछ होगा। ये कर्व नहीं होगा एक्चुअली, दिक्कत ये है कर्व करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो फाइनल टर्म होगा ना वो काइंड ऑफ कुछ ये कम हो रहा है, ये भी नेगेटिव कम हो रहा है, तो मतलब तुम्हारा फाइनल जो साइन ये -2.5 से स्टार्ट होगा और ये भी +2.5 से स्टार्ट होगा, तो जीरो पे तुम्हारा वैल्यू जीरो ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते ऐसा होते होते फिर एक टाइम के बाद तुम्हारा जो ट्रांजिएंट है ना वो पूरा चला जाएगा बेसिकली। समझ रहे हो? ट्रांजिएंट पूरा चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद मेरा, तो वैसे मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मतलब ऐसा कुछ होगा, एक बार ट्रांजिएंट कम हो जाएगा ना उसके बाद तुम्हारा जो आउटपुट है ना वो पूरा इसको फॉलो कर लेगा। ये तो मैं ट्रांजिएंट बहुत कम दिखा रहा हूँ तुमको, लेकिन इनिशियली कुछ अलग होगा। फिर उसके बाद तुम्हारा जो ये स्टेडी स्टेट मतलब इन्फिनिटी पे ये ब्लू वाले कर्व को मैं ओवरलैप करूंगा, तो ऐसा कुछ मेरा दिखेगा। मैं अभी ऐड करके दिखा नहीं रहा, बस मतलब अभी इसको ही रहने देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों का एडिशन होगा, ये होगा तुम्हारा वी ऑफ टी। तो वी ऑफ टी काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, मैं तुमको रफली दिखा देता हूँ कि वी ऑफ टी जीरो से स्टार्ट होगा और इनिशियली कुछ ट्रांजिएंट नेचर रहेगा, राइट? फिर जाके रिपीट होता जाएगा, राइट? रिपीट होता जाएगा। ये तुम्हारा स्टेडी स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट, और ये तुम्हारा हो गया ट्रांजिएंट। ठीक है, तो बस इसी को कभी कभी सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं कि कैसे मेरे को ये वाला टर्म का वैल्यू मिल जाए। तो हमेशा याद रखना कि ट्रांजिएंट वाला पार्ट अगर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो सिंपल तुम्हारा क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होगा, वो जीरो पे जाएगा ट्रांजिएंट वाला पार्ट इन्फिनिटी पे। ठीक है, ट्रांजिएंट वाला पार्ट इन्फिनिटी पे जीरो पे जाएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि तुम अगर देखोगे इनपुट का एवरेज वैल्यू जीरो है तो आउटपुट का भी डीसी वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो इसलिए इसका डीसी वैल्यू जीरो होना चाहिए। डीसी वैल्यू जीरो होगा इसलिए तुमको ये डिके कर रहा है, ट्रांजिएंट जीरो पे जा रहा है। अगर डीसी वैल्यू जीरो नहीं होता तो कुछ फिक्स वैल्यू पे जाता। समझ रहे हो?
ऐसा क्यों हो रहा है कि यही मैं ले रहा हूं और ये नहीं ले रहा, ये ले रहा हूं और इस ये भी तो हो सकता है ट्रांजिएंट का रिस्पॉन्स, अगर तुमको याद होगा। तो ये कब लूंगा और ये कब लूंगा, ये तब लोगे जब तुम्हारा डीसी वैल्यू, डीसी ऑफ इनपुट इज जीरो, और ये तुम तब लोगे तब जब तुम्हारा डीसी ऑफ इनपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, अगर डीसी इनपुट में कुछ डीसी वैल्यू है तो तुम ये वाला टर्म लोगे, अगर इनपुट में कुछ डीसी वैल्यू नहीं है तो तुम ये वाला टर्म लोगे। समझ गए, सेम टेक्निक जो हमने पहले भी यूज किया था। अब इस वाले को करते हैं। अब तुमको क्या प्लॉट करना है, करंट प्लॉट करना है, राइट। तो यहाँ पे करंट प्लॉट करना है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा। अब तुम डीसी कैसे निकालोगे, तुम डीसी कैसे निकालोगे, तुमको ये डाउट होगा सर डीसी कैसे निकालो। तुम ये बताओ कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैसा बिहेव करता है। अगर ये साइनसॉइडल नहीं रहता, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट बिहेव करता है। तो अगर ओपन सर्किट बिहेव करता है तो बेसिकली जो डीसी करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये करंट जीरो होगा। और अगर ये करंट जीरो होगा तो ड्रॉप इसका इनपुट और आउटपुट का, इसका ड्रॉप जीरो होगा, रजिस्टर का ड्रॉप जीरो होगा। अगर रजिस्टर का ड्रॉप जीरो होगा तो मेरा इनपुट और आउटपुट सेम होंगे, राइट। तो मेरा जो वीओ एवरेज होगा दैट विल बी सेम एज वी आई एवरेज, और वी आई एवरेज क्या है, जीरो है, तो इसलिए आउटपुट का डीसी वैल्यू जीरो होगा। समझ गए। सॉरी, मेरे को बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ा, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये नेक्स्ट सवाल है मेरा, यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है कि अगर आर का वैल्यू ये है, एल का वैल्यू ये है, इनपुट वोल्टेज ये है, तो करंट कितना होगा। तो जब भी एक सिंपल आर एल सर्किट है, ठीक है, और हम ट्रांजिएंट का बात बोल रहे हैं, टाइम डोमेन एक्सप्रेशन का बात बोल रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, लैपलास लगाओ, बात को खत्म करो, ठीक है, लैपलास लगाओ, बात को खत्म करो। कैसे, मैं समझाता हूँ। सिर्फ एलसी होगा तो बिल्कुल इंट्यूशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, सिर्फ एलसी होगा। और जब आरएलसी था तो मैंने बोला था सेकंड ऑर्डर रेस्पॉन्स आता है, फिर पोल्स देख के बोलेंगे कि कैसा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आरएल है तो इसमें पोल कितना है, सिंगल पोल है, राइट। तो यहाँ पे वो सेकंड ऑर्डर रेस्पॉन्स जैसा नहीं होगा, इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। तो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सिंपल लैपलास लगाना होता है। जब आरएलसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब सेकंड ऑर्डर सर्किट था, तो तब केसेस बताया था, कितने केसेस हो सकते हैं, उस हिसाब से आउटपुट को हमने बोला था कि आउटपुट ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मैंने नहीं बताया था, लेकिन बोला था कि आउटपुट ओवर डैम हो सकता है, अंडर डैम हो सकता है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जो इक्वेशन था उसके रूट्स निकाल के, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, ये दो मिला के फिर मैं फाइनल आउटपुट लिख रहा था। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को तुम वैसे भी सिंपली इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, और तुम लैपलास से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है, दोनों तरीके से मैं तुमको बताता हूँ। पहले कैसे करते हैं, पहले सिंपल लैपलास से करते हैं। लैपलास से मैं इसको लैपलास में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ कम कैसे हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा मेरा, ये वी ऑफ एस हो गया एस डोमेन में, ऐसे हो गया, आइस हो गया, राइट। तो मेरा आई एस क्या हो जाएगा, वी एस डिवाइड बाई आर प्लस एस एल, ये मेरा इम्पिडेंस है, आई एस होगा ये वैल्यू, बड़ा आसान है। आर और एस एल, आर और एल का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा आई ऑफ एस वी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस एस बेसिकली। अब क्या करना है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। अब तुम ना वो ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो, इनपुट अपॉन आउटपुट। आउटपुट क्या है तुम्हारा करंट, इनपुट क्या है तुम्हारा वोल्टेज। तो इनपुट अपॉन आउटपुट जो कि है तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन, जो क्या होता है 1/s 1 + s, जो कि है तुम्हारा h ऑफ s। अब क्योंकि तुम्हारा जो इनपुट है वो प्योरली साइनोसॉइडल है, राइट, कॉजल साइनोसॉइडल है, कॉजल मतलब जीरो के बाद से शुरू हो रहा है, तो तुम यहाँ पे s इक्वल टू जी ओमेगा से रिप्लेस कर लोगे, ठीक है। हमेशा बोला है जब भी इनपुट प्योरली साइनोसॉइडल होगा तो s इक्वल टू जी ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा 1 है, तो s को मैं j से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरा जो h ऑफ
जी ओमेगा होगा, वो होगा 1 प्लस 1 प्लस जी। ठीक, ये 1 1 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/√2। और तुम इसका फेस निकालोगे। फेस कितना हो जाएगा, ये होगा बेसिकली नीचे में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन द रियल पार्ट, इमेजिनरी अपॉन द रियल पार्ट दैट इज -45 डिग्रीज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से फेस कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊंगा, सब कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। तो फेस मेरा -45, मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा, अगर तुमको याद होगा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है इनपुट मल्टीप्लाइड बाई द मैग्नीट्यूड एंड उसके साथ फेस शिफ्ट होता है। तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, बेसिकली तुम्हारा आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी होगा, इनपुट क्या है मेरा, इनपुट है तुम्हारा वी ऑफ टी क्या, इनपुट 5 sin t, तो 5 के साथ 1/√2 मल्टीप्लाई होगा और साइन के साथ एक फेज शिफ्टिंग होगा दैट इज -45। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली। समझ गए, ओके। हम्म, इनपुट है, हाँ, तो इसके साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना मैं सोच रहा हूँ बस। अगर मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, कैसे निकालो, साइन टी है कांस्टेंट। अच्छा, इसके साथ इसको तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से उतनी आसान तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, पहली बात तो देखो यहाँ पे मेरा इनपुट साइनसॉइडल है, तो जब हमने आरएल से डिस्कस किया था, एक्चुअली मैं इनिशियली बताना भूल गया, जब हमने आरएल से डिस्कस किया था तब इनपुट साइनसॉइडल नहीं था। तो अगर इनपुट साइनसॉइडल होगा और आरएलसी सर्किट होगा तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फेजर डायग्राम में। ठीक है, उसका एनालिसिस अलग से होता है, ये भी एक्चुअली फेजर डायग्राम से ही होता है एनालिसिस, लेकिन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लैप्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, माय बैड, एक बार मैंने गलती से बोल दिया। अभी तक इसके पहले जो भी हमने पढ़ा था सब कुछ डीसी सोर्स के साथ था, राइट। तो डीसी सोर्स के साथ तो सब कुछ आसान है, डीसी सोर्स के साथ आरएल तो आसान है सॉल्व करना, डीसी सोर्स के साथ आरएल आसान है सॉल्व करना। क्या हो रहा है, और अपना साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट भी आसान है। ठीक है, डीसी सोर्स के साथ इसके लिए केसेस निकाले, लेकिन ये एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स को तुम या तो फेजर डायग्राम से कर सकते हो जो तुम बाद में पढ़ोगे, जो सिमिलर ही है प्रोसेस, जो ये वाला प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा मतलब नाम का डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सेम ही चीज करोगे तुम बेसिकली, या तो लैप्लास से कर सकते हो, ये वाला तुम लैप्लास से कर सकते हो। तो इस चैप्टर में लैप्लास के साथ यूज करके समझेंगे और फेजर डायग्राम में तुम इसको फेजर डायग्राम से समझोगे। ठीक है, वो बाद में आएगा। तो माय बैड, एक चीज मेरे से मिस हो गया था कि इसके पहले जो भी डिस्कस किया था आरएल के साथ, या तो वो डीसी सोर्स के साथ था, लेकिन यहाँ पे तुम अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाना चाहोगे, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने चाहोगे, फिर क्या दिक्कत होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने चाहोगे तो तुम्हारा तुम्हारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तुम्हारा इनपुट इस बार कांस्टेंट नहीं है, वो साइन का फंक्शन है। और मैंने तुमको अभी तक नहीं बताया साइन के फंक्शन को कैसे कैसे उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा मैथ्स का टॉपिक है, उसमें नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे, ये जो भी हमने निकाला ये तो हमने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकाला, क्योंकि जब भी हम ये वाला रिप्लेसमेंट करते हैं, मैंने बताया था हमेशा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के बारे में सोचते हैं। अगर तुम यहाँ पे अच्छी तरीके से नोटिस करोगे, ये सर्किट t इक्वल टू 0 पे एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज इनपुट मेरा t इक्वल टू 0 के बाद से एक्टिवेट हो रहा है, उसके पहले तो 0 था, तो करंट भी 0 होगा, सर्किट में कुछ नहीं है, करंट भी 0 होगा, कोई एनर्जी नहीं है। तो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर अपने प्रॉपर्टी को फॉलो रखना चाहेगा, क्योंकि ये वोल्टेज एक फाइनाइट वैल्यू है, तो वो बोलेगा कि मेरे थ्रू करंट 0 जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तुम अगर देखोगे, यहाँ पे अगर तुम t इक्वल टू 0 बैठाओगे तो ये 0 नहीं हो रहा, राइट, t इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऑब्वियसली एक ट्रांजिएंट भी होगा, राइट, इसमें एक ट्रांजिएंट भी है जो हमको दिख नहीं रहा। ये वाला तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट वाला कैसे निकाले, डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा जाएगा। इससे बेटर क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ये बताएंगे कि मेरा जो रिस्पॉन्स है आई ऑफ टी का, मेरा जो रिस्पॉन्स है आई ऑफ टी का, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेडी स्टेट प्लस ट्रांजिएंट। ठीक है, अब क्योंकि ये
सिंपल एक सीरीज आरएल सर्किट है, तो इसका ट्रांजिएंट का नेचर कैसा होगा? इसका ट्रांजिएंट का नेचर होगा ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है मेरा? टाउ आर बाई एल है। सॉरी, नॉट आर बाई एल, टाउ एल बाई, राइट? सो दिस इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा 5 साइन टी माइनस वोटेवर प्लस ए रेज टू पावर माइनस टी। ऑब्वियसली यूटी भी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूटी रहेगा ऑब्वियसली, इस क्योंकि टी लेस देन 0 के पहले कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो, यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 0 बैठाओ तो ऑब्वियसली करंट 0 आना चाहिए, अपने ट्रांजिएंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो टी इक्वल टू 0 बैठाना, अगर बैठाओगे तुम तो करंट तुम्हारा 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? ये होगा 5/√2 इंटू साइन ऑफ -45, दैट इज ऑब्वियसली -1/√2 प्लस यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली 0 प्लस, ठीक है, यू ऑफ 0 प्लस 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ई क्या वैल्यू हो जाएगा? बेसिकली 5/2, क्योंकि साइन माइनस 45 होता है -1/√2, तो वो इस साइड चला जाएगा, तो वो 5/2 हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? टू पॉइंट फाइव ओके, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल इक्वेशन और फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे करके करंट को निकालोगे अगर साइनसॉइडल इनपुट दिया होगा। तो इसी एंड पे, इसी नोट पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर पे कुछ और असाइनमेंट सवाल करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, और उसी नोट पे हम इस चैप्टर को एंड भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग।